नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट के बारे में हम देख रहे थे, अभी तक हमारे 3 आर्टिकल हो चुके हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, यानी कि अनुच्छेद 12, 13 और 14 के बारे में अब तक हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो नेक्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, वो है आर्टिकल 15, यानी कि अनुच्छेद 15। तो जो अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक को, यानी क्या लिख रहा है, राज्य किसी नागरिक को। तो इससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहली बात जो हमें इसमें पता चल रही है कि जो सरकार है, जो राज्य है, जो हमने राज्य की परिभाषा कहाँ देखी थी, अनुच्छेद 12 में। तो ये कह रहा है कि जो राज्य है वो किसी नागरिक को, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी नागरिक की बात की जा रही है, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो ये जो 15 में आर्टिकल में, यानी अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार है वो केवल नागरिकों के लिए है, इससे ये पता चल रहा है। जबकि हमने जो अनुच्छेद 14 देखा था उसमें जो अधिकार थे वो नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए थे, यानी कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए थे। तो ये क्या कह रहा है, राज्य किसी नागरिक को केवल, राज्य किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 ये कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जो लोक नियोजन के कार्यक्रम होते हैं, यानी कि लोक नियोजन जैसे सरकार ने किसी मंदिर को बनवाया है, या कोई सामूहिक प्रोग्राम चल रहा है, या कोई तालाब है, या कोई दुकान है, या कोई होटल है, या कोई बड़ा मंदिर है, या कोई धर्म स्थल है लोक नियोजन का, जहाँ जनता जाती हो बहुत ज़्यादा उसमें, तो उनके साथ सरकार ऐसा नहीं करेगी कि उनके साथ भेदभाव किया जाए कि तुम हिंदू धर्म के हो इसलिए इस मंदिर में नहीं जा सकते, या तुम मुस्लिम धर्म के हो इस मंदिर में नहीं जा सकते। यानी क्या कहा गया, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पब्लिक प्लेस पर जाने से उनको नहीं रोका जाएगा। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। दूसरी जो कंडीशन बताइए, मूल वंश, यानी कि तुम उस वंश के हो, तुम्हारा वंश ऐसा है, इसके आधार पर ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वंश के आधार पर भी उनको उस जगह प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और फिर आती है जाति, यानी कि जाति के नाम पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम इस जाति से हो, तुम उच्च जाति से हो, तुम निम्न जाति से हो। तो किसी भी जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आता है जेंडर, लिंग, यानी कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो, या जो तीसरी कम्युनिटी होती है जिन्हें ट्रांसजेंडर बोलते हैं, या नपुंसक लिंग बोला जाता है जिन्हें, तो उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम पुरुष हो या महिला हो इसलिए तुम्हें इस जगह प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। या जन्म स्थान, यानी कि तुम्हारा जन्म उस जगह पे हुआ है, जैसे तुम्हारा जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है या पाकिस्तान में हुआ है, या पर तुम भारत के नागरिक हो, जैसे कोई, या किसी का जन्म यूपी में हुआ है या बिहार में हुआ है, तो ऐसे किसी को नहीं रोका जाएगा। तो क्या कह रहा है ये आर्टिकल, यही कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, राज्य केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और कंडीशंस पर भेदभाव कर सकता है। जैसे महिला किसी मंदिर में जा रही हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि हमने एक आर्टिकल देखा था, क्योंकि जो मूल जो रूल ऑफ लॉ में बताया गया है वो क्या मूल कंडीशन बताई जाती है कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यानी कि जो असमान होगा उसके साथ असमान व्यवहार भी किया जा सकता है। जैसे विकलांग किसी मंदिर में जा रहे हैं, विकलांग किसी शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं, तो उनके लिए अलग सीढ़ियों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो सामान्य लोगों की तरह नहीं है। यानी कि वो कैसे हैं, असमान है। जो समान है, जो एक जैसे हाथ पैर है, उनके सब कुछ सही है, तो उनके लिए समानों के साथ समान व्यवहार है। लेकिन जो असमान है समानों में, तो उनके लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे विकलांगों के लिए अलग सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, या आपने देखा होगा एस्केलेटर जो होती है, जो सीढ़ियाँ होती है ऑटोमेटिक चलती हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता, ये कह रहा है केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ प्रोविजन राज्य कर सकता है। यानी कि जब परिस्थितियाँ अलग होंगी, सिचुएशंस अलग होंगी, तो इसके आधार पर उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 से आप सब परिचित होंगे, यानी कि आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब। यानी गवर्नमेंट जॉब सरकार हमें क्यों देती है, सरकार रोजगार की नियुक्तियां क्यों निकालती है, क्योंकि अनुच्छेद 16 कहता है राज्य
के अधीन पदों पर नियोजन या नियुक्ति, यानी कि अनुच्छेद 14 कह रहा है जो भी रोजगार निकाले जाते हैं राज्य के अधीन, जो भी सरकारी नौकरी या जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, उनमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और एक और कंडीशन यहाँ में बढ़ा दी गई, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे हमने 5 कंडीशन देखी थी आर्टिकल 15 में, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, और यहाँ पर क्या है, एक और कंडीशन बढ़ा दी है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर राज्य किसी को सरकारी नौकरी या कोई भी राज्य द्वारा जो नौकरी निकाली जाती है, सरकार द्वारा जो नौकरी निकाली जाती है, चाहे संविदा पे हो या परमानेंट बेसिस पर हो, उनमें राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म का है तो उसे इस जॉब में उसके लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी, या कोई निम्न जाति का या उच्च जाति का है तो उसे इस जॉब में जगह नहीं दी जाएंगी, या जेंडर के बेसिस पर के महिलाओं को इस जॉब में जगह नहीं दी जाएंगी, या वही निवास स्थान के तुम यूपी के हो, बिहार के हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकली है एसएससी से निकलती हैं, या आर्मी की जो वैकेंसी जो होती हैं, तो उनमें ऐसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तुम उस जगह के रहने वाले हो या तुम्हारा निवास स्थान कोई अलग है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? तो अपवाद में ये कहा गया है कि संसद विशेष रोजगारों के लिए निवास की शर्तें बना सकती है, यानी कि विशेष, जैसे संसद क्या करती है, कोई विशेष रोजगार निकाल ले संसद, तो उसमें निवास की कंडीशन भी बना सकती है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। और दूसरी बताइए, राज्य किसी वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्वेशन दे सकता है, यानी कि जैसे राज्य सरकार को लग रहा है कि जैसे दलित समुदाय, SC ST कम्युनिटी हैं, इनका किसी जॉब में पार्टिसिपेशन कम है, तो उसके समुदाय को बढ़ाने के लिए, यानी कि SC ST की सीटें बढ़ाने के लिए उस रोजगार में उनका प्रतिनिधित्व कम है, या OBC की सीटें कम है, या जनरल की सीटें कम है, तो राज्य उनको क्या कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, क्योंकि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कम है। वैसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार का हक तो यही बनता है कि सबको समान स्तर पर लेके आए। सरकार ये भी तो करती है, सरकार का काम भी तो यही होता है, क्योंकि हम कैसे देश है, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे देश में। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब यहाँ पे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। तो हमारे राज्य है वो क्या करते हैं, सबको समान स्तर पर लगाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दी जाती है, वो भी आर्टिकल 16 में ही बताया गया है। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि ये निम्न जाति का है, इसे यहाँ पर मत बैठने दो, इसे इस मंदिर में मत जाने दो, या उसे उस पब्लिक प्लेस पर मत जाने दो क्योंकि वो निम्न जाति का है या उच्च जाति का है। ऐसे भेदभाव होता था, छुआछूत आपने सुना भी होगा। तो आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत करने की बात की गई है, और कहा भी गया है कि अगर ऐसे छुआछूत के मामले कहीं पर मिलते हैं तो उनके लिए संसद ने कानून बनाया, उन्हें सजा दी जाती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है अनुच्छेद 17 में, जो शब्द है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अनटचेबिलिटी। इस शब्द का संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, इस शब्द को संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यही देखा गया इसमें, इस अनुच्छेद में यही बताया गया है कि राज्य अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाएगा। किसी व्यक्ति को धार्मिक पूजा स्थल में जाने से निषेध नहीं किया जाएगा, यानी कोई किसी व्यक्ति को धार्मिक पूजा स्थल में जाने से कि तुम नीची जाति को इसलिए तुम्हें नहीं जाने दिया। अगर ऐसा कई मामले मिलते हैं तो वहाँ कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 18 पर। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि राज्य किसी को शिक्षण तथा सेना की उपाधियों को छोड़कर अदर कोई भी टाइटल्स नहीं देगा। क्या कह रहा है आर्टिकल 18? यानी कि जो सेना में जो उपाधि दी जाती है उनको छोड़कर, और जो शिक्षा में जो उपाधि दी जाती हैं उनको छोड़कर राज्य कोई भी टाइटल किसी को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जैसे आपने सुना होगा, जैसे पहले राजा महाराजाओं के ज़माने होते थे, या हमारा आज़ाद नहीं हुआ था देश, उससे पहले क्या होता था, जैसे उपाधि लगाते थे राय बहादुर, राय साहब, दीवान साहब, राजाधिराज,
महाराजा, तो वो क्या करते हैं, वो समाज में एक भेद क्रिएट करते हैं, यानी कि समाज में एक भेदभाव दिखाते हैं ऐसे करके कि महाराजा धीराज आ रहे हैं, राजा महाराजा आ रहे हैं, दीवान साहब आ रहे हैं, या मतलब राय बहादुर आ रहे हैं। तो ये सब इनको हटाने की बात की गई है अनुच्छेद 18 में। उन उपाधियों को क्या किया गया है, अंत किया गया। लेकिन सेना के मामले में, जो सेना होती है, हमारी आर्मी होती है, उनमें जो टाइटल्स मिलती हैं, जो उपाधियाँ मिलती हैं, उनको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वो जो उपाधियाँ हैं वो लोगों ने अर्जित की हैं अपनी मेहनत से। जैसे कि सेना में आपने देखा होगा, कर्नल बन गए, ब्रिगेडियर बन गए, जितने भी अधिकारी होते हैं वो अर्जित करते हैं, अपनी मेहनत की उन्होंने, तब वो उस पद पर पहुँचे हैं। ऐसी शिक्षा में डॉक्टर और पीएचडी, जो डॉक्टरेट की जो उपाधि दी जाती है, वो भी दी जाती है, क्योंकि वो मेहनत द्वारा अर्जित की जाती है। लेकिन जो वंशानुगत उपाधियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया भी था, महाराजा, दीवान साहब और पटौदी के नवाब, राय बहादुर, ये क्या आती, ये राजा महाराजाओं के बेटों को मिल जाती, या राजा महाराजाओं को ऐसे ही बिना मेहनत के ही मिल जाती थी। तो उन सब का इस अनुच्छेद 18 में अंत किया गया है। तो हमने देखा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक देखे हैं। अभी हमने जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है समानता, सभी को समान रखने की बात की गई है। अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे वो देखेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि अभी हमने फंडामेंटल राइट का एक जो समानता का अधिकार की बात कही गई थी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में, वो आर्टिकल्स देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।